एक बार जल्दी से प्रेम शुक्ला जी आपके पास आकर मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि बीजेपी आपको माफ कीजिए समाजवादी पार्टी घेर रही है कि आपने जानबूझकर तारीख आगे बढ़ा दी है। आप लोगों ने ये तारीख आगे बढ़वाई है क्योंकि आप डरे हुए हैं, ये आरोप है अखिलेश यादव का। देखिए, डरे हुए तो स्वयं अखिलेश यादव हैं। तारीख बढ़ाने का जो निर्णय है वो निर्वाचन आयोग का है, और निर्वाचन आयोग में तारीख आगे बढ़ाने का निवेदन अकेले भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, ये अन्य कई दलों का भी था, जिसका आपने स्वयं अपनी स्टोरी में जिक्र किया है। अब निर्वाचन आयोग ये सुनिश्चित करता है कि अधिक से अधिक मतदान हो, और अधिक से अधिक मतदान के लिए जो उचित तिथि हो उसका निर्धारण हो। अब अगर निर्वाचन आयोग को तमाम राजनीतिक दलों के संकेत से यह ज्ञात होता है कि 20 नवंबर 13 नवंबर की तुलना में मतदान के लिए अधिक उपयुक्त तिथि है और वो निर्णय लेता है, तो निर्वाचन आयोग का डोमेन है। अब श्रीमान अखिलेश यादव को अगर लगता है कि नहीं 13 ही बेहतर होता, तो उनको भी अपना जो है प्रतिवेदन देना चाहिए था निर्वाचन आयोग को कि नहीं 13 नवंबर ही जो है वह मतदान के लिए 20 नवंबर की तुलना में अधिक जो है उपयुक्त तिथि है। तो उन्होंने तो कोई प्रतिवेदन दिया नहीं, वो बयानबाजी कर रहे हैं, और संवैधानिक संस्थानों के विरुद्ध बयानबाजी करने का एक अभ्यास हो गया इंडिया अलायंस का, उसी का एक नई श्रृंखला है ये। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था ना, जो खबर आई वो यही आई, अखिलेश जी चाहती हूँ आप इसकी पुष्टि कर दें। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था ना कि 13 की जगह 20 को हो। ये किसने कहा आपसे? पूछ रही हूँ आपसे। ये किसने कहा? कहां से आप ले आई ये सूचना? नहीं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अफवाह क्यों फैला रही हैं आप? कोई अफवाह नहीं फैला रहा है अखिलेश प्रताप सिंह, आपसे पूछ रही हूँ, अगर जवाब है तो साफ बताइए। नहीं तो हाँ, तो उतना ही बोलिए जितना पूछा जा रहा है। आपकी क्यों आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं है क्या? हाँ, तो ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। अफवाह क्यों फैला रही हैं आप? कोई अफवाह नहीं फैला रहा है। नहीं, आप अफवाह फैला रहे हैं। आप लोगों को आदत हो गई हर किसी पर उंगली उठाने की। आपसे मैंने प्रश्न पूछा, आप जवाब दीजिए। हमने तो आपके चैनल पे हमने तो आपके साथ पहले दिन चैनल पे कहा था कि ये चिट्ठी पहले दिन इन्होंने लिखी थी कि 1 हफ्ता चुनाव बढ़ा दिया जाए, लेकिन केंद्र की सरकार ने योगी जी की बात नहीं मानी। अब योगी जी दिल्ली में जाके बैठे और अपना उग्र रूप दिखाए होंगे, कोई बात हुई होगी, क्योंकि यूपी में बीजेपी का जब सुपड़ा साफ हुआ अभी लोकसभा चुनाव के बाद, तब योगी ही बीजेपी के एजेंडा तय कर रहे हैं। मोदी जी और मोहन जी उसमें पीछे पीछे पिछले कहार बन के उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो जब चुनाव आयोग नहीं माना तो इन्होंने दिल्ली जाके कुछ किया। अब क्या किया अंदाजा लगा सकते हैं कि तुरंत 2 ही घंटे में चुनाव की तिथियां बढ़ गई। उतना ही नहीं, जो अप्रूवल डीजीपी की केंद्र सरकार के पास होता था अधिकार, पिछले कई सालों से वो यहाँ यूपी के डीजी कई बदल गए, रिटायर हो गए, लेकिन उनका अप्रूवल नहीं हुआ, उसको बदल करके सीधी ताल ठोक ली केंद्र सरकार के नियमावलियों के विरुद्ध में यूपी की सरकार ने कैबिनेट डिसीजन कर लिया। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और दूसरी बात देखिए, आप योगी जी की बात सुना रही हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, और मौर्य जी डिप्टी सीएम कह रहे हैं ये हमारे पार्टी का नारा ही नहीं है। तो ये आप किसको बता रहे हैं? ये तो अपने पार्टी के लोगों को ही कटने से बचने से बचा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा, इंटरव्यू में कहा कि ये पार्टी का नारा नहीं है। योगी जी नारे तय कर रहे हैं, पिछला घूमने हैं मोदी जी और मोहन भागवत जी, इनकी बात में हाँ कर रहे हैं। क्योंकि इस सरकार के बीजेपी के पास, मैं बार बार कहता हूं, पिछले 10 वर्षों से कहता हूं कि 5-6 सब छोड़ दीजिए तो बीजेपी 2 लाइन नहीं बोल सकती। आशुतोष वर्मा जी, सांप्रदायिकता, बांटना, इन सब चीजों को लेकर के सरकार में बैठे हैं, 10 साल होने जा रहा है, अपने सरकार की बात ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कितनी गिरी हुई बात कर रहे हैं झारखंड में, कैसे शब्दावली का प्रयोग करते हैं। लोकसभा चुनाव में भी देखा आपने कैसे इस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। कुछ भी हो, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको कम से कम प्रधानमंत्री की गरिमा का ख्याल रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जब से हारे हैं, जब से बैसाखियों पाए हैं, सारे के सारे भाजपाई बौखलाए हुए हैं। इस तरह से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक है, आशुतोष वर्मा जी, लेकिन नौबत आई भाई,
2 हफ्ते से ज्यादा, अब 3 हफ्ते का चुनाव प्रचार होगा। अंजना अरे जी, 13 मुझे 10 तारीख सेकंड 13 दीजिए। तारीख को हो या 20 को हो, 13 तारीख को हो या अंजना 20 जी- को हो, 13 तारीख को हो या अंजना 20 जी- को। हाँ प्रेम शुक्ला जी, अंजना जी, 10 जल्दी से सेकंड बोलिए, चाहिए। जल्दी से, सिर्फ 10 सेकंड का जवाब सर। देखिए इनका झूठ, इनकी झूठ देखिए। केरल में उपचुनाव को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की तरफ से पत्र लिखा गया कि कलपति राष्ट्रोत्सवम जो है त्योहार है, इसके कारण जो है तिथि 20 तक को बढ़ा दी जाए। केरल की में बाकायदा कांग्रेस का पत्र है, और यहाँ आरएलडी का, बीजेपी का और बीएसपी का पत्र है उत्तर प्रदेश में। और आपके चैनल पर बैठकर आपको अफवाहें फैलाने वाला कह रहा है इनको केरल चुनाव में केरल में बढ़ सकता है, यूपी में नहीं बढ़ सकता। क्या बातें करते भाई। अब देखिए इनका पर्दा फट गया, इनका बुर्का फटा इनका। कैसे झूठ बोलते हैं। आपको कह रहे थे आप अफवाहें फैला रही हैं। केरल में बढ़ना चाहिए, यूपी में नहीं बढ़ना चाहिए। गजब बातें कर रहे हैं भाई। ये केरल के त्योहार है, यूपी के त्योहार नहीं है। क्या बातें करते हैं अखिलेश जी। अखिलेश तो जी, इतना लेट क्यों बढ़ाया फिर? आपकी सरकार ने तो तभी लिख के यूपी का दिया था, उसी समय क्यों नहीं बढ़ाया ये गया? निर्वाचन आयोग से क्या पूछिए। नियम है? 14 दिन से ज्यादा इसका फिर अब उत्तर चुनाव निर्वाचन प्रचार है होगा ना, यूपी आप में। बकवास कर रहे हैं, तर्क नहीं निर्वाचन कर आयोग का भी अब एक आप नियम बकवास है। कर रहे हैं, तर्क निर्वाचन नहीं। आयोग भी एक नियम अब के तहत आपका बंधा हुआ बुर्का होता है। फाड़ दिया मैंने, अब आप बकवास निर्वाचन कर रहे हैं। आयोग भी एक नियमों के तहत बंधा हुआ है। 2 हफ्ते चुनाव प्रचार के लिए मिलते हैं, अब 1 हफ्ते और चुनाव प्रचार के लिए बढ़ेंगे। ये कैसे adjust होगा? वो पत्र तो आपकी सरकार ने पहले ही दी थी। केंद्र में आपकी सरकार थी, तो तभी क्यों नहीं बढ़ाया? तभी क्यों नहीं बढ़ाया? आए बाएं साएं मिस्टर आए बाएं साएं, हाँ मिस्टर आए बाएं साएं, 1 हफ्ते पहले क्यों नहीं बढ़ाया? जब अखिलेश जी, जब जो है अखिलेश जी, मुख्यमंत्री चिट्ठी लेकर कोई सुनने गोल पोस्ट वाला नहीं। बदलिए, गोल पोस्ट लेके भाग जाइए, क्योंकि आप तो इसीलिए मैंने बोला भी है, जो कांग्रेस की तरफ से केरल में चिट्ठी लिखी गई है वो चिट्ठी दिखाएं स्क्रीन पर, फिर पता चलेगा जनता को कौन अफवाह फैलाता है। सवाल यह है कि देखिए, आपसे पूछा गया था, जवाब वही देना चाहिए। हर एजेंसी पर, देश में हर संस्था पर उंगली उठाकर आप लोग पाक साफ नहीं होंगे। जनता भी आपको आंक रही है। आशुतोष जी, 13 को हो या 20 को हो सर, अगर जनता आपके साथ है तो 20 को भी वोट करके आप लोग जीत सकते हैं। डेट शिफ्ट करने से क्या होगा? और कार्तिक पूर्णिमा कई जगहों पर, आपको भी पता होगा, यूपी के ही आप हैं, कई जगहों पर बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं। जी अंजना जी, धन्यवाद। देखिए, पहले तो बात यह है कि जितना टालेंगे उतना और हारेंगे, और ये यूपी की जनता ही अब बोलने लगी है। अंजना जी, आपने बिल्कुल सही बोला। कार्तिक पूर्णिमा है, गंगा स्नान है, छठ है, सब कुछ है, लेकिन ये जब इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट किया उस दिन थोड़ी हो गए। ये तो पिछले साल भी हमको पता था कि इस दिन कार्तिक पूर्णिमा पड़ेगा। देखिए, असल में कहानी कुछ और है, राजनीतिक, और बताया कुछ और जा रहा है। जिस प्रकार से कागज लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे थे दिल्ली में, आपको पता है क्यों दौड़े थे? जहां तक हम लोगों को खबर लगी है कि योगी आदित्यनाथ जी के महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े जो है उन्होंने दिन जो है उनके बढ़ा दिए हैं वहां पे जो प्रचार करने के लिए। अब योगी आदित्यनाथ छटपटा रहे हैं कि हम यहाँ पे वैसे ही फंसे हुए हैं, ऊपर से आप हमको उत्तर प्रदेश में रहने नहीं दे रहे हैं, तो आनन फानन में किसी तरीके से उसको बढ़ाओ और नाम दो, कार्तिक पूर्णिमा का नाम दे दो, चाहे छठ का नाम दे दो। क्योंकि चुनाव आयोग को तो ये पहले ही पता था ना कार्तिक पूर्णिमा फला दिन पड़ने वाली है। लेकिन खैर, हम उससे बहुत नहीं जाते, क्योंकि हमको पता है कि जितना ये टालेंगे उतना ये हारेंगे। चलिए, मिल्कीपुर के चुनाव पहले भी नहीं करवा पा रहे थे, अब ये भी भागने की दौर है। उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले भी मन बना रखा है कि जिस प्रकार से पिछले 7 सालों से इस देश में और इस प्रदेश में पीडीए के साथ खिलवाड़ करते चले आ रहे हैं, वो जनता अब जान गई है और वो एकजुट हो गई। और वो एकजुट की वानगी आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखी है। कुछ भी नहीं बदला है उत्तर प्रदेश में, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर भगदड़ मची है। और ये बिल्कुल फैक्ट है। उप मुख्यमंत्री की जो है, उन्होंने साफ बोला कि ये अटेंगे कटेंगे हमारा नारा वारा नहीं है। इसका मतलब अंदर ही सारे इंजन लड़खड़ा रहे हैं। तो इसलिए हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता और समाजवादी पार्टी तैयार है अगला जीत का बिगुल बगाने के लिए। जिनको उस पर टालना है वो और टालते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, अब हम चाहते हैं कि अखिलेश प्रताप सिंह को जरा ये बताया जाए कि अफवाह कौन फैलाता है, कौन जानबूझकर झूठी बातों से मीडिया पर हमला करता है, और जानबूझकर ये जो ट्रोलिंग की बीमारी आप लोगों को लगी है ना, चाहती हूं ये पन्ना आप पढ़िए, दिखाइए इनको, आवाज इनकी नीचे कीजिए, पहले चिट्ठी दिखाइए इनको। ये चिट्ठी चुनाव आयोग का है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आई हुई ये चिट्ठी, जैसे ही मुमकिन हो स्क्रीन पर दिखाइएगा ताकि हमारे, ये देखिए, और ये देखिए ऊपर तक ले जाइएगा, ये दूसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन है। Subsequently, representations have been received in the commission from various recognized national and state political parties, including BJP, Congress, BSP, and RLD, and some social organizations for change of date in assembly polls. और इसीलिए मैंने अखिलेश प्रताप सिंह आपसे सवाल पूछा था कि क्या आप लोगों ने भी, क्योंकि इसमें स्टेट स्पेसिफाइड नहीं है, क्या आप लोगों ने भी चिट्ठी लिखी थी? यूपी के बारे में जब हम बिल्कुल यूपी के बारे में पूछा, क्योंकि इसमें स्पेसिफाइड नहीं है। यूपी उपचुनाव के बारे में कोई पत्र लिखा हो तो बताएं। क्योंकि इसमें नहीं स्पेसिफाइड है, के बारे में आपने सवाल पूछा था, इसमें यूपी स्पेसिफाइड नहीं है, लिखा हो तो बताएं आप। इसमें यूपी स्पेसिफाइड नहीं है मिस्टर। हाँ, तो आपने यूपी का पूछा था। हाँ, यूपी का पूछा, यही तो बता रही हूँ। आवाज नीचे हमने कीजिए, इनको चिल्लाने की बड़ी आदत है। और ये मत सोचिएगा कि आप लोग टीवी पर आकर चिल्लाएंगे तो आपके दबाव में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें यूपी स्पेसिफाइड नहीं है। इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने सिर्फ सवाल पूछा था। और सवाल का जवाब देने के लिए आप आते हैं अपनी पार्टी की तरफ से, ना कि दूसरों पर चिल्लाने के लिए और हर किसी पर मिट्टी उछालने के लिए। इस बात का आगे से ख्याल रखिएगा। कुछ भी बोलकर आप नहीं निकल सकते हैं। बाकी मेहमानों को दिखाइए, बाकी मेहमानों को दिखाइए। आशुतोष जी, मुद्दा एक और जो उठ रहा है, खास तौर पर अगर हम देखें अब बांग्लादेशी घुसपैठियों का। अब ये देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि उस मुद्दे को बढ़ चढ़कर देखिए, इलीगल इमिग्रेशन आशुतोष जी अमेरिका जैसे देशों में भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो देश के संसाधन होते हैं उस पर खींचतान बढ़ती है, और खींचतान बढ़ने के बाद जो वहां के निवासी हैं जाहिर तौर पर उनके लिए मुश्किल होती है। अब ये देखिए, ये मैंने घुसपैठ की जांच पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है झारखंड सरकार। 29 सितंबर को बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन का आदेश दिया था। इसकी गंभीरता को ही तो देखते हुए दिया था ना। संथाल परगना के इलाके में 44 से 28% आ गई है आदिवासी पॉपुलेशन। अब देखिए, झारखंड में घुसपैठ की जांच के खिलाफ हेमंत सोरेन सरकार कोर्ट पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। राज्य सरकार में जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के हाईकोर्ट का आदेश है उसको चैलेंज करते हुए पहुंचती है। अब 8 नवंबर को इसकी सुनवाई होगी, और झारखंड सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला रखा है। क्या यह शक नहीं पैदा करता है, अगर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तो बननी है, उसके खिलाफ सरकार का कोर्ट में पहुंचना क्या कहता है? मीना जी, 2-3 सवाल हैं। पहली बात तो यह है कि घुसपैठ कोई हिंदुस्तान के अंदर से तो हो नहीं रही है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रॉस कर ही कोई आदमी आएगा। नहीं, बांग्लादेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको पार करके ही कोई हिंदुस्तान के अंदर आएगा, और जो आएगा उसको ही घुसपैठिया कहा जाएगा। भारत का नागरिक अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी जाता है, ना तो उसको घुसपैठिया कहा जाता है और ना ही उसके आने जाने पर किसी तरीके का कोई प्रतिबंध है। तो प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, और अगर पिछले 10 सालों में या पिछले 20 सालों में लगातार वहां से घुसपैठिए आ रहे बांग्लादेश से, तो ये जवाबदेही तो केंद्र सरकार की बनती है। अगर 2014 के पहले से घुसपैठिए आए तो मनमोहन सिंह सरकार की जिम्मेदारी, उसके पहले से अगर आए तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की जिम्मेदारी, उसके पहले से अगर आए तो यूनाइटेड फ्रंट सरकार की जिम्मेदारी है, और 2014 से अगर इधर आए तो फिर नरेंद्र मोदी सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये असफलता तो केंद्र सरकार की है, इसके लिए राज्य सरकारों को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। पहला प्रश्न इसी बात को लेकर ही है। दूसरी बात, बांग्लादेश के घुसपैठियों का प्रश्न 1971 के पहले से लगातार उठता रहा है, और इसको लेकर असम के अंदर एक बड़ा आंदोलन भी चलता रहा है। प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि अगर कोई सरकार या कोई मुद्दा अगर उसको लगातार उठा रहा है, तो क्या इसकी स्टडी की गई है कि कितनी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी यहां पर आए हैं? इसकी जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक इसको लेकर किसी तरीके की ना तो कोई रिसर्च की गई, ना कोई इंक्वायरी की गई। नहीं, कोई डेटा नहीं है, कोई डेटा नहीं है। तो अब जब डेटा नहीं है, तो भाई 10 साल से तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, आज वो खुद ही घुसपैठियों के सवाल को खड़ा करें, तो क्या अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? वो जवाब दीजिए प्रेम से। अगर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो ये ठीक बात नहीं। चौथी बात क्या है कि चलिए मान लीजिए घुसपैठिए देश के अंदर आ गए, मान लेता हूं आपकी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एनआईए नाम की एक संस्था का गठन किया गया है, जिसका काम है कि वो जो टेररिज्म के सवालों को जुड़े सवाल है उससे जुड़े, या अगर चलिए मान लिया एनआईए भी नहीं है, दूसरी संस्थाएं भी हैं, उन्होंने कितने घुसपैठियों को देश के अंदर पकड़ा है, गिरफ्तार किया है और उनको जेल भेजा है,
पांचवा प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि पिछले 10 साल में ऐसे कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं जिनको बांग्लादेश की सीमा में ले जाके छोड़ा गया है। तो ये सारे डेटा पब्लिक में आने चाहिए, तब तो अगर डिबेट हो तो बात बनती है, ठीक है। अन्यथा तो यही कहा जाएगा कि चुनावी मुद्दा है।